दोस्तों, आज की सबसे बड़ी और धमाकेदार राजनीतिक अपडेट लेकर हम हाजिर हैं और तारीख है 5 मार्च 2026। जी हां, 5 मार्च 2026 की ये खास रिपोर्ट पूरी तरह जुड़ी है बहुजन समाज पार्टी और उसकी मुखिया मायावती से। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट। अगर आप चाहते हैं ऐसी ही तेज, सटीक और सबसे पहले राजनीतिक खबरें, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आज की आखिरी खबर इतनी बड़ी है कि 41 साल के राजनीतिक इतिहास में भूचाल ला सकती है। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। आइए बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। 5 मार्च 2026 को होली के मौके पर मायावती ने देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि रंगों का यह त्योहार नफरत नहीं, भाईचारे का प्रतीक है। अपने संदेश में उन्होंने खास तौर पर दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक और सर्वजन समाज से अपील की कि वे आपसी प्रेम और सद्भाव के साथ होली मनाएं। राजनीतिक गलियारों में इस संदेश को सिर्फ त्योहार की बधाई नहीं, बल्कि 2027 के चुनाव से पहले सामाजिक एकता का बड़ा संकेत माना जा रहा है। आइए बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। होली संदेश में ही मायावती ने एक ऐसा राजनीतिक तीर छोड़ा जिसने सियासी हलकों में हलचल तेज कर दी है। उन्होंने कहा कि त्योहारों को राजनीति का अखाड़ा बनाने की कोशिशें लोकतंत्र के लिए खतरनाक हैं। उन्होंने इशारों इशारों में उन पार्टियों पर निशाना साधा जो धार्मिक अवसरों पर समाज को बांटने की राजनीति करती हैं। विश्लेषकों का मानना है कि यह बयान केवल सामान्य अपील नहीं, बल्कि 2027 से पहले एक वैचारिक लाइन खींचने का प्रयास है। बसपा अब खुद को सामाजिक सौहार्द की सबसे बड़ी ताकत के रूप में पेश करना चाहती है। होली के मंच से दिया गया यह संदेश गांव-गांव तक पहुंचाने की रणनीति तैयार की जा रही है। आइए बढ़ते हैं तीसरी खबर की ओर। मायावती ने साफ और दो टूक शब्दों में ऐलान कर दिया है कि 2027 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव बसपा अकेले लड़ेगी। उन्होंने कहा कि गठबंधन की राजनीति ने बसपा को पहले नुकसान पहुंचाया है और अब पार्टी आत्मसम्मान के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी। यह बयान इसलिए भी बड़ा है क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में अक्सर जातीय समीकरणों के कारण गठबंधन अहम भूमिका निभाते हैं, लेकिन बसपा ने यह जोखिम उठाने का फैसला कर लिया है। पार्टी के भीतर इसे मिशन 2037 अकेले दम पर नाम दिया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक बूथ स्तर तक डेटा एनालिसिस और सामाजिक समीकरणों की नई मैपिंग की जा रही है। आइए बढ़ते हैं चौथी खबर की ओर। समाजवादी पार्टी द्वारा 15 मार्च को मान्यवर कांशीराम जयंती पर प्रस्तावित पीडीए दिवस को लेकर मायावती का हमला और भी तीखा हो गया है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने बहुजन आंदोलन को कमजोर किया, वे आज उसके नाम पर राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने समर्थकों को चेताया कि भावनात्मक मुद्दों में बहकर वोट न बंटने दें। राजनीतिक विश्लेषक इसे दलित वोट बैंक की सीधी लड़ाई बता रहे हैं। मान्यवर कांशीराम की विरासत को लेकर यह टकराव 2027 की सियासत में बड़ा मुद्दा बन सकता है। आइए बढ़ते हैं पांचवी खबर की ओर। 2027 चुनाव के लिए सोशल इंजीनियरिंग का बड़ा दांव खेलते हुए बसपा ने पहला टिकट ब्राह्मण उम्मीदवार आशीष पांडे को जालौन की माधौगढ़ सीट से दिया है। यह केवल एक टिकट नहीं, बल्कि बड़ा सामाजिक संदेश है। 2007 की तरह फिर से ब्राह्मण दलित समीकरण बनाने की कोशिश साफ दिख रही है। पार्टी सूत्रों के अनुसार कई और सवर्ण चेहरों को भी मैदान में उतारने की तैयारी है। इससे राजनीतिक समीकरणों में नई हलचल मच गई है। आइए बढ़ते हैं छठी खबर की ओर। लखनऊ में आयोजित ऑल इंडिया बैठक में मायावती ने संगठन की गहराई से समीक्षा की। उन्होंने हर पदाधिकारी से रिपोर्ट ली और साफ कहा कि अब ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बूथ स्तर तक नई जिम्मेदारियां तय की गईं। मिशन है हर बूथ पर 20 सक्रिय कार्यकर्ता। यह माइक्रो मैनेजमेंट मॉडल 2007 की जीत की याद दिला रहा है। आइए बढ़ते हैं सातवीं खबर की ओर। अब यहां से सियासत और गर्म होती दिख रही है। बसपा ने अपनी पूरी चुनावी रणनीति में बड़ा बदलाव कर दिया है। पार्टी ने तय किया है कि अब केवल सोशल मीडिया पर बयानबाजी से काम नहीं चलेगा, बल्कि जमीनी संघर्ष को प्राथमिकता दी जाएगी। हर जिले में पदयात्रा, बहुजन चौपाल, घर घर संपर्क अभियान और रात चौपाल जैसे कार्यक्रम चलाए जाएंगे। पार्टी सूत्रों का दावा है कि अप्रैल से लेकर दिसंबर 2026 तक चरणबद्ध तरीके से 75 जिलों में जन जागरण अभियान चलेगा। राजनीतिक पर्यवेक्षक इसे बसपा की रीब्रांडिंग रणनीति बता रहे हैं।
जहां पार्टी खुद को फिर से जमीनी आंदोलनकारी ताकत। आइए बढ़ते हैं 8वीं खबर की ओर। 2026 बसपा के लिए सिर्फ एक और साल नहीं है, बल्कि राजनीतिक अस्तित्व की बड़ी परीक्षा है। राज्यसभा में पार्टी के एकमात्र सांसद रामजी गौतम का कार्यकाल खत्म होने जा रहा है। अगर बसपा नई सीट सुरक्षित नहीं कर पाती तो 41 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि संसद के उच्च सदन में बसपा का एक भी प्रतिनिधि नहीं रहेगा। सोचिए, जिस पार्टी ने कभी राष्ट्रीय राजनीति में निर्णायक भूमिका निभाई, वही पार्टी अगर राज्यसभा से बाहर हो जाती है तो इसका सीधा असर उसकी राष्ट्रीय पहचान पर पड़ेगा। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि राज्यसभा में मौजूदगी सिर्फ भाषण देने का मंच नहीं होती, बल्कि यह राष्ट्रीय विमर्श में भागीदारी का प्रतीक होती है। अंदर खाने यह भी चर्चा है कि बसपा बैकडोर चैनलों के जरिए समर्थन जुटाने की कोशिश में है। कुछ निर्दलीय विधायकों और छोटे दलों से संपर्क साधने की खबरें भी सामने आ रही हैं। अगर समीकरण नहीं बने तो यह बसपा के लिए मनोवैज्ञानिक और रणनीतिक दोनों स्तर पर बड़ा झटका हो सकता है। विपक्ष इसे राष्ट्रीय राजनीति से दूरी के रूप में प्रचारित करने की कोशिश करेगा, जबकि बसपा इसे नई शुरुआत के रूप में पेश करने की तैयारी कर रही है। आइए बढ़ते हैं 9वीं खबर की ओर। मायावती ने पार्टी छोड़कर जाने वाले नेताओं पर अब तक का सबसे कड़ा हमला बोला है। उन्होंने साफ कहा कि जो लोग पार्टी के मंच से पहचान बनाकर सत्ता के लालच में दूसरी पार्टियों में चले गए, वे विचारधारा के सच्चे सिपाही नहीं हो सकते। सूत्रों के मुताबिक बसपा ने आंतरिक स्तर पर एक वफादारी मूल्यांकन प्रक्रिया शुरू की है। इसमें हर संभावित उम्मीदवार की पिछले 5 वर्षों की सक्रियता, संगठन के प्रति निष्ठा और जनाधार का मूल्यांकन किया जाएगा। इसका मतलब साफ है, 2027 में टिकट उन्हीं को मिलेगा जो जमीनी कार्यकर्ता हैं, न कि चुनाव के समय अचानक सक्रिय होने वाले चेहरे। इस सख्ती से पार्टी के अंदर अनुशासन तो बढ़ेगा ही, साथ ही यह संदेश भी जाएगा कि बसपा अब समझौते की राजनीति से दूर रहकर कोर कैडर को मजबूत करने पर ध्यान दे रही है। राजनीतिक हलकों में इसे क्लीन अप ड्राइव कहा जा रहा है। आइए बढ़ते हैं 10वीं खबर की ओर। संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने के लिए जो खाका तैयार किया गया है, वह बेहद व्यापक और आक्रामक है। हर जिले में 2-2 जिला प्रभारी नियुक्त किए जा रहे हैं ताकि शक्ति संतुलन बना रहे और जवाबदेही तय हो। इसके अलावा सेक्टर प्रभारी, मंडल प्रभारी और बूथ प्रभारी की नई सूची तैयार हो रही है। पार्टी का लक्ष्य है कि हर बूथ पर कम से कम 25 सक्रिय कार्यकर्ता हों, जो वोटर लिस्ट की जांच से लेकर मतदान के दिन तक पूरी जिम्मेदारी निभाएं। इतना ही नहीं, डिजिटल डेटा बैंक भी तैयार किया जा रहा है, जिसमें हर क्षेत्र के जातीय समीकरण, पिछले चुनाव का वोट प्रतिशत और संभावित स्विंग वोटर्स का विश्लेषण शामिल होगा। यह माइक्रो मैनेजमेंट मॉडल 2007 की जीत की याद दिलाता है, जब बसपा ने बूथ स्तर पर असाधारण पकड़ बनाई थी। अगर यह ढांचा जमीन पर सफल रहा तो 2026 में बसपा फिर से चौंकाने वाला प्रदर्शन कर सकती है। आइए बढ़ते हैं 11वीं खबर की ओर। केंद्र सरकार के बजट और नीतियों पर मायावती का हमला अब और ज्यादा तीखा हो गया है। उन्होंने कहा कि विकास के दावे तब तक अधूरे हैं जब तक गरीब, दलित, पिछड़े और किसान को सीधा लाभ नहीं मिलता। उन्होंने संविधान और सामाजिक न्याय की बात दोहराते हुए कहा कि आर्थिक नीतियां केवल कॉरपोरेट हितों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। राजनीतिक विश्लेषक इसे राष्ट्रीय राजनीति में बसपा की सक्रिय वापसी का संकेत मान रहे हैं। माना जा रहा है कि आने वाले महीनों में बसपा महंगाई, बेरोजगारी और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों पर बड़े स्तर का अभियान चला सकती है। अगर ऐसा हुआ तो पार्टी केवल प्रदेश तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बनने की कोशिश करेगी। यह रणनीति बसपा को फिर से राष्ट्रीय पहचान दिला सकती है। और अब आइए बढ़ते हैं 12वीं और सबसे विस्फोटक खबर की ओर। बसपा के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह पर आयकर विभाग की रेड को लेकर पार्टी ने इसे खुला राजनीतिक प्रतिशोध करार दिया है। मायावती ने आरोप लगाया कि विपक्षी आवाज को दबाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक बसपा इस मुद्दे को केवल एक विधायक तक सीमित नहीं रखेगी, बल्कि इसे लोकतंत्र बनाम दमन की बड़ी लड़ाई के रूप में पेश करेगी। पार्टी के अंदर आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जा रही है। जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन, राज्यपाल को झांपन और विधानसभा में जोरदार विरोध की रणनीति बनाई जा रही है।
अगर यह आंदोलन सड़कों पर उतरता है